आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं गुप्तकाल। गुप्तकाल का जो समय है वह 280 से 550 ईसा का है। इसके पहले हमने मौर्य वंश और इसके भी पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें पाषाण काल और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल के से संबंधित इत्यादि फैक्ट देखे थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकाल। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा, सुनिएगा। आपको हर एक चीज़ याद कराने की कोशिश की जाएगी। गुप्त वंश बहुत महान वंश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वह गुप्त वंश के मिले हैं। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अब गुप्त वंश के प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं वह सागर के एरण से मिले हैं। सागर के एरण में सती प्रथा का अभिलेख मिला है जो कि समुद्रगुप्त का था। इस लाइन से ही क्वेश्चन आता है कि सागर में कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख है। किससे संबंधित है? सती प्रथा से संबंधित है। किसका अभिलेख है? समुद्रगुप्त का। सा से सागर, सा से समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का नाम ही क्या है? सागर है। ठीक है। सती, सती में क्या होता है कि महिलाएं जल जाती हैं, आग लगा लेती हैं। अब जब वो आग लगा लेंगी तो उनकी हड्डियां क्या हो जाएंगी? एड़ जाएंगी। तो एरण, और उन एड़ी हड्डियों को आखिरी में कहाँ विसर्जित करना पड़ेगा? सागर में विसर्जित करना पड़ेगा। तो सागर में एरण अभिलेख मिला है जो कि सती प्रथा से संबंधित है। समुद्रगुप्त का अभिलेख है। नर्मदा नदी के उत्तर में, अब सागर कहाँ आता है? नर्मदा नदी के उत्तर में ही आता है। नर्मदा नदी के उत्तर में समुद्रगुप्त का शासन के साक्ष्य मिले हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद विदिशा के दुर्जनपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसका पुत्र रामगुप्त राजा बना। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखो, समुद्र के बाद तो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके पहले ये एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जो कि बताता है कि इनका पुत्र रामगुप्त कौन बना था? राजा बना था। एरण से प्राप्त सिक्के में गरुड़ और सिंह की आकृति अंकित है जो कि गुप्त वंश का क्या था? राजकीय चिन्ह था। किसका राजकीय चिन्ह था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ये बहुत फेमस राजा थे, उज्जैन के बहुत महान राजा थे। इन्होंने शक राजा को हराया था और उस शक राजा का नाम है रूपसिंह। शक जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे, ये संस्कृत बोलते थे भाई। क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ठीक है। तो शक जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे। इन्होंने बहुत परेशान करके रखा था गुप्त साम्राज्य को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराकर रूपसिंह, जिनका नाम था, मालवा पर अधिकार कर लिया, उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इसके साक्ष्य मालवा अभिलेख से मिलते हैं। इसी युद्ध के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की क्या की थी? उपाधि प्राप्त की थी। तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने जनता के लिए सामाजिक कार्य भी बहुत कराए और बहुत सारे धर्मों को भी अपने राज्य में संरक्षण दिया। जैसे कि देखने के लिए मिलता है कि उदयगिरी की गुफाएं। उदय कहाँ पे होता है? विदेश में जाके लोग सोचते हैं कि उनका उदय हो गया है, तो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं। अपने आप को बहुत वीर समझते हैं लोग जब विदेश चले जाते हैं। तो वीरसेन ने उदयगिरी की गुफाओं का क्या कराया था? निर्माण कराया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कहने पे। यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, 5वीं गुफा है 12 अवतार से विष्णु जी के संबंधित है। यह फैक्ट भी आया हुआ है। कुछ अन्य तथ्य, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं और यह किसके समकालीन है? ये पूरी लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो बाघ की गुफाएं बघनी नदी के किनारे होंगी। बाघ जब शिकार करने आता है तो गुप्त रूप से आता है, तो गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाई थी। और जब शिकार करता है तो अपने धारदार नाखून और दांत से करता है, तो धार में है। ठीक है। और अजंता एलोरा की गुफाओं से इसकी क्या मिलती है? नमूने मिलते हैं। अजंता की गुफाएं भी किसने बनवाई थी?
गुप्त राजाओं ने बनवाई थी, लेकिन एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। जबलपुर में तिगवा का एक मंदिर है, तिगवा में एक मंदिर है जो कि विष्णु मंदिर है और यह नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो यह क्वेश्चन आता है कि तिगवा किससे संबंधित है? विष्णु मंदिर से संबंधित है। यहाँ के गर्भगृह में नरसिंह भगवान की मूर्ति है। अब इसका साक्ष्य एक मिलता है मृच्छकटिकम बुक से। मृच्छकटिकम के रचयिता जो है वो है शूद्रक। इसको ऐसे याद कर लो कि मनुस्मृति के में आने से क्या, मनुस्मृति में यह है कि समाज को जन्म के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है और शूद्रक निम्न स्तर का काम करते थे। शूद्र निम्न स्तर का काम करते थे। किसी जानवर को काटना कैसा स्तर का काम है? निम्न स्तर का काम है। मछली को काटना निम्न स्तर का काम है। तो निम्न स्तर का काम कौन करते थे? शूद्रक। तो शूद्रक इसके रचयिता है मृच्छकटिकम के। यहाँ ऐसे हम याद कर रहे हैं, कोई भी इसे अपने दिल पे ना ले। मृच्छकटिकम बुक किसकी है? शूद्रक की है। यहाँ से विदिशा और उज्जैन के व्यापारिक नगर होने के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। अब गुप्तकालीन कुछ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मंदसौर में एक अभिलेख मिला है। किसका था? मंदबुद्धि वाले भट्ट पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? भट्ट। और हर कोई मम्मी पापा अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? अरे मंदबुद्धि पढ़ता नहीं है, मंदबुद्धि पढ़ता नहीं है। तो वत्स भट्टी, मंदसौर अभिलेख किसका है? वत्स भट्टी का है। इन्होंने इसकी क्या की थी? रचना की थी। यह लगवाया किसने था? वत्स मतलब बच्चे, मतलब कुमार गुप्त ने लगवाया था। और यहाँ पर एक सूर्य मंदिर की क्या की थी? स्थापना की थी। सांची का अभिलेख आर्य संघ के हरि स्वामिनी द्वारा दान का उल्लेख है, ऐसा इस अभिलेख में बताया गया है। तुमैन अभिलेख, तू मैं सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी किसे? अशोक को। वह लड़ने लगता था। ऐसे याद करेंगे इसे। तू मैं सुनने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो तुमैन अभिलेख कहाँ पर है? अशोकनगर पे है। और वो कुमार था, तो कुमार गुप्त का यह अभिलेख है। इसी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त गुप्त वंश के क्या बने थे? राजा बने थे। जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख और ये ऐरण अभिलेख, यह 2 ऐसे अभिलेख हैं जिससे हूणों के आक्रमण की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। सुपिया का अभिलेख, सुपिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपिया यह रीवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीवा में स्थित है। और यहाँ पर गुप्त वंश की वंशावली मिलती है, घटोत्कच राजा से लेके आखिरी राजा तक। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था। ठीक है, आगे देखते हैं हम चंदेल वंश। चंदेल वंश जो आपका इस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये बुंदेलखंड वाले हिस्से में क्या था? पूरा चंदेल वंश था। 831 ईस्वी में नन्नुक नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और यह प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। प्रमुख जो राजा थे इसमें धंग और जोजक भुक्ति, और भी प्रमुख राजा थे, लेकिन आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि धंग और जोजक भुक्ति इसके क्या थे? प्रमुख राजा थे। ठीक है, जोजक भुक्ति शब्द का क्वेश्चन आता है अगर व्यापम में, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? बुंदेलखंड रहेगा। धंग ने प्रतिहारों से खुद को स्वतंत्र कराया, इसलिए यह बहुत महान राजा थे धंगदेव ने। और इन्होंने खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का भी क्या कराया? निर्माण कराया था। इन्होंने राजधानी कलिंजर कहाँ पर है? यूपी पर है। ये वही जगह है, वही किला है जहाँ पर शेर शाह सूरी की क्या हुई थी? इस किले में मृत्यु हुई थी, उक्का नामक अस्त्र में बारूद भरते समय। अब धंगदेव को ऐसा कहा जाता है कि यह अत्रि मुनि के जो पुत्र थे, अत्रि मुनि जो चित्रकूट में अत्रि मुनि और अनुसुईया जो पौराणिक कथाओं में बहुत महान पर्सनैलिटी हैं, इनके जो पुत्र थे चंद्र दत्तात्रेय ऋषि, उनके वंशज माना जाता है। विद्याधर नामक जो राजा थे, विद्याधर के बाद यशोवर्मन आए, यशोवर्मन के बाद धंगदेव आए। ठीक है, विद्याधर्मन, यशोवर्मन और
धंगदेव। तो विद्याधर के बाद जो चंदेल राजा थे, ऐसा माना जाता है, कहीं बहुत सारी बुकों में यह देखने के लिए मिलता है कि इन्होंने महमूद गजनवी के साथ क्या किया था, युद्ध किया था और उन्हें हराया था, लेकिन ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ बुकों में लिखा है, तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वह मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी को हराया था। तो विद्याधर नामक चंदेल राजा ने महमूद गजनवी को हराया था। इन्होंने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। विद्याधर तो दादा थे, तो बड़ा मंदिर बनवाएंगे। इन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था? कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। किसने? विद्याधर ने। बाद में इनके बेटे यशोवर्मन, यश किसका फेमस है? विष्णु जी का। किसका? विष्णु जी का। तो यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर बनवाया था और इस यशोवर्मन का ही नाम था लक्ष्मण वर्मन। तो विष्णु मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव ने 950 से लेके 1008 ईस्वी में विश्वनाथ, वैद्यनाथ, पार्श्वनाथ आदि मंदिरों का निर्माण कराया। अब मैंने अभी बताया आपको कि धंगदेव ने बहुत सारे मंदिरों को क्या करवाया था? निर्माण कराया था। अपनी राजधानी कहाँ से? कलिंजर से खजुराहो में शिफ्ट की थी और खजुराहो एक महाजनपद में भी आता था, चेदी। अब बात करते हैं कलचुरी वंश। यह वंश जबलपुर में त्रिपुरी में था और इनके संस्थापक थे कोकल्य। कौन थे? कोकल्य थे। त्रिपुरी में त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के राजाओं ने करवाया था। राजा कर्ण ने करवाया था और इस वंश के युवराज प्रथम के शासन काल में राजशेखर नामक विद्वान जबलपुर आया था। कहाँ से? कन्नौज से। क्वेश्चन आ सकता है ये कि राजशेखर नामक जो विद्वान था कहाँ का था? कन्नौज का। और युवराज प्रथम के समय में कहाँ आया था? जबलपुर आया था, त्रिपुरी आया था। जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी है। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। आप अब कमेंट करके बताइए कि वह अधिवेशन कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और नहीं ये पता है कि कब हुआ था अधिवेशन, किसने अध्यक्षता की थी, तो नेट में सर्च करके बताइएगा। अब युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग के नाम से संबोधित किया था। किसने? राजशेखर ने। अब ये जो राजशेखर बाहर के विद्वान आते क्यों थे? सबसे बड़ा सवाल। यह आते थे, इनके राजा इनको भेजते थे कि भैया जाओ वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनुकूलन करो और एक बुक में लिख के हमें बताओ। और दूसरा राजा भी यही चाहता था कि भैया तुम हमारे यहाँ आओ, हमारे अच्छे अच्छे कामों को बताओ, है ना। इसीलिए बाहर के दार्शनिक आते थे। तो युवराज प्रथम को आते ही साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भैया आप तो उज्जैनी भुजंग हो। इन्हें उज्जैनी भुजंग की क्या कर दी? उपाधि दे दी। यह बात का पता किस में चलता है? विद्धशाल भंजिका नामक पुस्तक में पता चलता है। इस वंश के अंतिम शासक विजय सिंह थे। अब विजय सिंह को चंदेलों ने हरा दिया था और कलचुरी वंश को चंदेल वंश में मिला दिया था। 1305 में चंदेल वंश भी दिल्ली सल्तनत में मिल गया था और इसे मिलाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास, मतलब सल्तनत काल से क्या होता है। यहाँ देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में इस काल में मध्य प्रदेश में अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था मध्य प्रदेश, और जिसमें से अधिकांश हिस्से वो राजपूतों के पास थे। मालवा में परमार थे, विंध्य में चंदेल थे, महाकौशल में कलचुरी थे। कलचुरी कौन? जबलपुर में। मालवा में परमार, ठीक है, और विंध्य में कौन थे? चंदेल थे। यहाँ से बेटा लाइन से पूरे फैक्ट चालू होते हैं जो कि आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1019 में महमूद गजनवी ने ग्वालियर के भूभाग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इसीलिए कहा जाता है ग्वालियर मतलब आसपास का एरिया क्या? बुंदेलखंड। और विद्याधर ने इनसे क्या किया था? युद्ध किया था, इनका क्या किया था? विरोध किया था। अब जब बात करते हैं
1196 में महमूद गजनबी आया, लड़के चला गया। गौरी भी आया, लड़के चला गया। उसने अपने गुलाम को बैठा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही गद्दी पर बैठता है 1196 में, इसने क्या किया कि ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। तो यह क्वेश्चन बन गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर में कब आक्रमण किया? 1196 में किया। अब जब ग्वालियर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर लिया, तो आने वाले समय में भाई इनका दामाद भी करेगा। इनका दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। और 1231 में इल्तुतमिश ने भी ग्वालियर में आक्रमण किया। अब देखा गया कि ग्वालियर ने जब इल्तुतमिश ने आक्रमण कर लिया, उसको भरोसा होगा कि मैं अब मध्य प्रदेश के और राज्यों में भी क्या कर सकता हूँ? जीत सकता हूँ। तो अब वो मालवा में आक्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि मालवा में आज भी आप देखो तो कृषि की दृष्टि से सबसे प्रमुख पठार है मध्य प्रदेश का, सबसे बड़ा पठार है मालवा। काली मिट्टी होती है, कपास होता है ना। कपास को क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके व्यापार में बहुत काम आने वाली थी। तो इसके बाद 1234 में इन्होंने किस में आक्रमण किया? मालवा में आक्रमण किया। और मालवा समेत मालवा के आसपास के इलाके उज्जैन, भीलसा मतलब विदिशा को भी अपने शासन में मिला लिया। अब गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में, एन उल मुल्क, क्या नाम है? एन उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी। एन उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी पूरा एंड तक मुल्क को जीतना चाहता था। तो सेनापति का नाम भी क्या था? एन उल मुल्क नाम था। जब इसने भी वही किया, सबसे पहले एक छोटा सा इलाका जीता और उसके बाद बड़ा इलाका जीतेगा। अब बड़ा इलाके में 1305 में इसने उज्जैन, मालवा और चंदेलों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद देखा जाए होशंग शाह, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। होशंग शाह 14वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था? मांडू बनवाया था। और चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की क्या की थी? स्थापना की थी। इस बार पीएससी में क्वेश्चन आया था कि होशंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा कि किसने बनवाया था। अब इनकी इमारत बहुत इंपॉर्टेंट है, ले आई गया आंसर। महमूद खिलजी ने इनका क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। और ऐसा माना जाता है कि शाहजहां को इनका मकबरा देखकर ही ताजमहल बनाने का आइडिया आया था। ठीक है, इन्होंने चंदेरी में एक दिल्ली दरवाज़ा बनवाया था। चंदेरी वही जगह है जहां पर हाल ही में स्त्री मूवी की क्या हुई थी? शूटिंग हुई थी। अब 15वीं और 16वीं शताब्दी में बुरहानपुर में फारूकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फारूकी सुल्तानों का शासन था। यही फारूकी सुल्तानों ने इसका बुरहानपुर का नाम रखा था खानदेश। तो क्वेश्चन आता है कि खानदेश किसका नाम है? बुरहानपुर का। बुरहानपुर में किसका शासन था? फारूकी सुल्तानों का शासन था। शेख बुरहाउद्दीन के नाम पर बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर पड़ा था। बुरहानपुर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दक्षिण का द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक दर्रा है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। असीरगढ़ का किला भी बुरहानपुर पे ही उपस्थित है, जो कि अकबर का आखिरी सैन्य अभियान था। अब बात करते हैं तोमर वंश। तो तोमर वंश के जो राजा थे महान, वो थे मानसिंह। और इन्होंने मृगनयनी जो इनकी पत्नी थी, उनकी याद में गुजरी महल बनवाया था। कहाँ पर? ग्वालियर फोर्ट में। हमने पढ़ा था ना ग्वालियर फोर्ट के कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं। अब वो कमेंट करके आप बताइए, अगर आप लोगों को अपनी नौकरी प्यारी है तो कौन कौन से दरवाजे हैं। जिन्हें नहीं पता है वह पिछला वीडियो जाकर देखिएगा। अब यह ध्रुपद गायन के संरक्षक थे, इसीलिए 2008 में एक संगीत विश्वविद्यालय इनके नाम से ग्वालियर में खोला गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में मुगल काल। मध्य प्रदेश में जो मुगल काल था वह 1526 से 1857 तक था। और मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो बाबर ने कुल 5 युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन आता है एसएससी में आ चुका है जो कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे। तो
तो बाबर ने 5 युद्ध लड़े थे। उसका कोड है पंखा चलाओ घर पे। पा से है पानीपत 1526, खा से खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घग्गर 1529। इरमा उनका कोड है जिनसे ये लड़े थे। इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों से घग्गर का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में 900 रानियों ने जौहर कर लिया था। तो यह क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में जौहर कुंड कहाँ है बच्चों? तो कहाँ पर है? चंदेरी में है। जब जौहर कर लेंगी तो उन्हें खून निकलेगा, तो खूनी दरवाज़ा कहाँ पर होगा बेटा? कहाँ पर होगा? चंदेरी में होगा। और बहुत हवाएं चलेंगी, है ना, तो हवा महल भी कहाँ पर है? चंदेरी में स्थित है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने पूरे मुग़ल काल की स्थिति बिगाड़ के रख दी थी। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वह 1545 से 1550 के आसपास था। इसने क्या किया था कि कलिंजर में एक बार आप इसका शासनकाल देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। शेरशाह सूरी ने कलिंजर नामक जगह, जो कि अभी वर्तमान में यूपी के बांदा में है, यहाँ पे उक्का नामक अस्त्र पर, कौन से अस्त्र पर? उक्का नामक अस्त्र पर बारूद भरते समय इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अकबर का पहला सैन्य अभियान बाज बहादुर के खिलाफ था। बाज बहादुर रानी रूपमती के प्रेम में लीन थे और अकबर ने इन पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। मांडू को हथिया लिया, मालवा को हथिया लिया। 1601 में अकबर का आखिरी विजय अभियान था असीरगढ़ का किला, लेकिन वह उसे जीत नहीं पाता है, बुरहानपुर जीत लेता है। बाद में जहांगीर आता है जो कि असीरगढ़ का किला जीतता है। रानी दुर्गावती, यह जो थी मंडला की थी, और रानी दुर्गावती अकबर के सेनापति आसिफ खान से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इनकी समाधि जबलपुर में स्थित है। अकबरनामा में इस युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि आसिफ खान के साथ रानी दुर्गावती का था, और गढ़ मंडला को गढ़ कटंगा के नाम से संबोधित किया गया है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण, औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? वो यही थी कि यह राजाओं का धर्म परिवर्तन करा देता था। अब आप बताइए कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवाया था? ठीक है, तो किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवाया था, यह कमेंट करके बताइए। औरंग धर्म परिवर्तन ना करने के कारण मरवाया था। 1661 में चंपत राय नामक राजा थे ओरछा के। इन्होंने धर्म परिवर्तन करने से अच्छा क्या सोचा कि आत्महत्या कर ली जाए। तो क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के दबाव में किस ओरछा के शासक ने आत्महत्या कर ली थी? तो ये चंपत हो गए थे, चंपत राय। क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र घोषित कर लिया। राजा छत्रसाल आपको बाजीराव मस्तानी मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बाजीराव को एक बहुत बड़ी जागीर दी थी। इसी जागीर के बाद मराठाओं का मध्य प्रदेश में प्रवेश माना जाता है। ये खत्म होती है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। कल से हम देखेंगे मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, जय हिंद।